तो युवा पहले तो नशे से बचें जहाँ तक है, दूसरा मन लगा के और अपना टारगेट सेट करके पढ़ाई करें। बस 2 ही चीज़ें करेंगे युवा तो मेरे हिसाब से जो वो चाहेंगे, जो उनका एम्बिशंस होंगे, जो उनका टारगेट होगा, वो उनको ज़रूर अचीव होगा। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि आबकारी विभाग से हैं, जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ जी। सर, आपका स्वागत है हमारा लीड लैब के मंच पर। थैंक यू। सर, एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह धाकड़ है और मैं यहाँ पे जिला आबकारी अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं जिला आबकारी अधिकारी के रूप में राजगढ़, ग्वालियर और शिवपुरी में सेवाएं दी हैं। मूलतः गुना का रहने वाला हूँ और मेरा अगर एजुकेशन बैकग्राउंड देखें तो मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। जी सर। सर, हमारी जो बात की शुरुआत होती है वो पहला क्वेश्चन होता है कि आपका बचपन और बचपन से अभी जिस पोस्ट पर आप हैं वहाँ तक का एक छोटा सा रूप। देखिए, बचपन तो बेसिकली मैं एक गुना में छोटा सा विलेज है परसौदा, वहाँ का हूँ और विलेज में ही मेरा बचपन रहा। मैं 9th क्लास तक स्टडी गांव में ही की और बड़ा अच्छा शानदार बचपन रहा। मतलब छोटी सी फैमिली, इसके साथ में सारी सुविधाएं, मतलब घर में कभी ऐसी असुविधा का वो नहीं मिला मुझे। पर्याप्त खेती होती थी तो बढ़िया शानदार बचपन रहा। पूरा एजुकेशन भी अच्छा रहा वहाँ और जैसे परवरिश होती है वो बहुत अच्छी रही। सिस्टर थी मेरी 4 और एक बड़े भाई, तो उनके साथ में बड़ा अच्छा तालमेल के साथ में बचपन गुजरा। साथ ही 2 बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे, वो आज तक साथ में रहे मेरे साथ में। इससे पहले मैं दूसरी नौकरी में था तो उसमें भी वो साथ में ही हम तीनों सेलेक्ट हुए, साथ में नौकरी की। और एजुकेशन मेरा मूलतः गुना, गांव के बाद फिर गुना और इंदौर, ग्वालियर। जी सर। सर, हम लोग आपके एजुकेशनल फील्ड से थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप एमएससी एग्रीकल्चर हैं, तो आपने जब 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात होती है तो मैक्सिमम लोगों को 3 ही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जहाँ तक मैथ साइंस, बायो साइंस या कॉमर्स। तो एग्रीकल्चर में आप कैसे? देखिए, चूँकि मेरा बैकग्राउंड ही एग्रीकल्चर का रहा है, पर्याप्त खेती होती थी, खेती बचपन से देखी है। और हम 3 जो दोस्तों की अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं और 2 और मेरे दोस्त, तीनों ने ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड को चुना और बिल्कुल सोच समझ के चुना। जो हमारे साथ के या हमारे जैसे पढ़ने वाले हो, जो उस समय फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे लोगों की आती थी, 2000 के पहले फर्स्ट क्लास आना मतलब अच्छा लगता। तो हम तीनों ने फर्स्ट क्लास होते हुए एग्रीकल्चर को चुना। जी सर, उसके बाद एक और क्वेश्चन कि आप एक आबकारी अधिकारी के रूप में कैसे, यानी आप किस तरीके से आप एक आबकारी अधिकारी बने, और इसके पूर्व में भी आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कहीं और जॉब भी करी, तो वो क्या थी? एक्चुअली देखिए, आबकारी अधिकारी ऐसा तो कोई सोचता नहीं है कि आबकारी अधिकारी बनेगा, क्या बनेगा। हमारा चूँकि एग्रीकल्चर में आना था, हमने बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ एमएससी किया। एमएससी भी मेरा गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी का। और मध्य प्रदेश में एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस समय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, उसी के तहत सारी डिग्रियाँ होती थी। और एमएससी के बाद फिर हमने पीएससी की तैयारी स्टार्ट किया। लेकिन एमएससी में भी हम लोगों को ऐसे डायरेक्ट एग्रीकल्चर में जो कैंपस आते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में सिलेक्शन हुआ मेरा। इसके बाद फिर इधर उसमें हम नहीं गए, लेकिन ये करने लगे, अपनी पीएससी यूपीएससी की तैयारी करने लगे। किसी भी असिस्टेंट कमांडेंट एक एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी लेता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ सबसे पहले। इसके बाद में फिर हम तैयारी करते रहे। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन जेल अधीक्षक, एक जेल सुपरिटेंडेंट पद होता है 2nd क्लास का, उसमें हुआ पीएससी से 2009 में। 2010 पीएससी से महिला बाल विकास अधिकारी जिले में होते हैं, उस पर हुआ। और फिर 12 में जिला आबकारी अधिकारी पर हुआ। बनना तो सब डिप्टी कलेक्टर ही चाहते हैं,
जो पीएससी की तैयारी करता है वो डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है। मेरी पहली प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर ही रही, लेकिन कुछ मार्क्स कम होने के कारण हमको सेकंड प्रेफरेंस मिली। ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस रही है, तो जिला आबकारी अधिकारी बना। सर आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन कि एक आबकारी अधिकारी का दायित्व क्या होता है जिले में? ये वर्तमान पहले बहुत सारी मदें हुआ करती थी। वर्तमान में जितना भी लिकर का बिजनेस होता है, शराब का जितना भी बिजनेस होता है, हमारे लाइसेंसी होते हैं। उन लाइसेंसियों पे कंट्रोल करना कि कुछ गलत एक्टिविटी ना करें, गलत काम नहीं करें, और एक सुचारू रूप से मदिरा का सप्लाई करना और रेवेन्यू शासन को देना। उनसे जो हमको रेवेन्यू मिलता है उसको प्रॉपर तरीके से जमा कराना। दूसरा, अपना जो अमला है उस पर नियंत्रण रखना। तीसरा, जो क्षेत्र में चाहे तो जो कच्ची शराब जिसको बोलते हैं वो, या फिर अवैध जितनी भी प्रकार की शराब या नशे के जो भी ड्रग्स है उस पर कार्रवाई कराना। सर जैसा कि हमारा जो बुरहानपुर क्षेत्र है इसमें कई आदिवासी क्षेत्र भी आते हैं और कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण उनको नहीं पता रहता कि आबकारी अपराध में क्या चीज़ें आती हैं, तो वो अपराध किस तरीके के होते हैं? देखिए, वैसे जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उसमें इस तरह के अपराध कम ही होते हैं। ट्राइबल में जो कच्ची शराब वो लोग बनाते हैं उनको छूट भी है जी। अपना जो ट्राइबल ब्लॉक है उसमें एक फैमिली के लिए ऐसे 5 लीटर फंक्शन है तो 40 लीटर तक उनको इस तरह का प्रावधान है कि वो छूट है। उन पे हम कार्रवाई नहीं करते, ना वो अपराध माना जाता। उनके चूँकि ट्रेडिशनल उसको धार्मिक रूप से जोड़ दिया गया है तो उसके कारण उन पर कार्रवाई हम नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर उसका विक्रय करते हैं वो तो उस पर कार्रवाई ज़रूर होती है, और पहला जो कार्रवाई करते हैं उनको बताते भी हैं कि भाई ये गलत है, आप खुद बना के उपयोग कर सकते हैं जो उनका दायरा है, लेकिन दायरे से जैसे ही बाहर जाते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। मीन्स कि जैसे उनका ट्रेडिशन है तो वो खुद के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो व्यापार के लिए उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में। जी सर। सर एक और क्वेश्चन, जैसे कि आप पीएससी क्वालिफाई करके आप एक आबकारी अधिकारी बने और कई बार आप अलग अलग पोस्ट पर हैं, तो एक विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन कि अगर कोई एक एस्पिरेंट है कोई एग्ज़ाम का, तो उसमें किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सतत प्रयास करना चाहिए, उसको एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें जुनून होना चाहिए, निकलने का जुनून, जिसको बोलें कि उसको कहीं भी हो, कहीं भी बैठा हो, उसको ये अंदर से लगना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, ये करना है। फिर टारगेट सेलेक्ट करे कि मुझे इतना समय में ये चीज़ें करना है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लिख के याद करना, हर चीज़ को लिख के देखना है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम पीएससी में होता है कि बिना लिखे आदमी को याद है, और अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं की तो वो वहाँ नहीं लिख पाएगा। तो ये 3-4 टाइम मैनेजमेंट का अपना लिख के होता है, तो 3 घंटे का पेपर है, पूरा पेपर हल करना हमको आता है, हम 3 घंटे में पेपर लिख ही नहीं पा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखेगा और एक अंदर से जुनून रखेगा, नहीं आई विल तो कर लेगा। ओके सर। सर आप शासन के पद पर हैं और आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो किस प्रकार की चुनौती आपको देखनी पड़ती है और आप उसका सामना किस प्रकार कर पाते हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो रहती हैं, फील्ड की भी चुनौतियाँ, अवैध शराब का कहीं हैं, बड़े कोई माफिया टाइप के लोग, ये इस ज़िले में तो ऐसी सच नहीं आई हैं समस्याएँ। लेकिन मेरा एक बड़ा अनुभव है जो राजगढ़ ज़िले में मैं रहा हूँ, वो वहाँ बहुत शराब के बड़े-बड़े माफिया थे। हम 500 की फोर्स लेके पुलिस, रेवेन्यू का हमारा नगर, ये नगरीय निकाय का जो पैसा अमला सब लेके गए, कार्रवाई भी की बड़ी। उसमें दुर्घटनाएं होने के भी चांस रहते हैं बहुत बार। लेकिन ये चुनौतियों का ये है कि आप अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं तो सारी चुनौतियों का हल है कि आप अच्छी नीयत से काम करें तो सब हो जाता है। और बाकी छोटी-मोटी कई प्रशासनिक, पॉलिटिकल ऐसी समस्या आती है तो मैं ये मानता हूँ कि अपन सही हैं, तो जो सही चीज़ है उसकी सबकी मानना चाहिए, नहीं है तो मना कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सर। सर आपके जीवन की कोई ऐसी चुनौती जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसको देख के आप हताश हुए लेकिन उसका सामना करके आप अभी भी कार्यरत हैं? हालाँकि ऐसी कोई तो वैसे चुनौती मुझे लगा नहीं, जिससे हताश तो मैं कभी जीवन में नहीं हुआ हूँ। एक बार ज़रूर यही प्रिपरेशन के दौरान ऐसा समय आया जब लगा कि अपन ने गलती की, और वो बड़ी चुनौती थी मेरे लाइफ में कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया था
और मैंने उसमें पीएससी की तैयारी मैं उस समय कर रहा था, तो उसको फाइनली एक्सटेंशन लिया 1 साल का और अगली साल फिर उसको फाइनली छोड़ दिया। मेरा बैटिंग था कि पीएससी का मेंस का रिजल्ट आने वाला था, उसमें हो जाएगा, तो वो हुआ नहीं। जी। मैं पहले बैंक छोड़ चुका था, प्राइवेट नौकरी मैंने बीच में की है तैयारी के साथ साथ में, तो वो सारी छूट गई थी। हमारे जो बैच के लोग थे वो भी धीरे धीरे सब आगे निकल गए और फाइनली मेरे पास कोई जो रोजगार अपन कह सकते हैं कि नौकरी वो नहीं। उस समय बीच में 2-4 महीने ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा, बुरा भी लगा, लोगों के ताने भी सहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इसको पार नहीं कर सकता। अंदर से ये था कि आई विल डू, मैं पीएससी निकाल लूँगा और फाइनली सिलेक्ट हुई कर लिया आपने। सर एक छोटा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए। देखिए, एक तो मैं जिस विभाग में काम करता हूँ वो विभाग में जिसका वो नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव विभाग, लेकिन चूँकि शासन का विभाग है, शासन का राजस्व भी जुड़ा हुआ है और नशे ऐसी चीज़ है कि कुछ लोगों को चाहिए तो उनको एक मतलब सुरक्षित नशा उपलब्ध कराना, ये शासन की मंशा है कहीं ना कहीं, ताकि जान की कम से कम हानि ना हो। तो युवा पहले तो नशे से बचें जहाँ तक है, दूसरा मन लगा के और अपना टारगेट सेट करके पढ़ाई करें। बस 2 ही चीज़ें करेंगे युवा तो मेरे हिसाब से जो वो चाहेंगे, जो उनका एम्बिशंस होंगे, जो उनका टारगेट होगा वो उनको ज़रूर अचीव होगा। बिल्कुल सर। सर आपने लीड लैब के मंच के सभी सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा है, देखिए कोई सा भी मंच हो अगर वो प्रॉपर मैसेज देना चाहता है या तो स्टूडेंट के लिए, नए युवाओं के लिए या समाज के लिए, तो वो मंच बेटर ही है। ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसके माध्यम से अगर 2 लोगों ने नशा नहीं किया तो ये मेरी उपलब्धि रहेगी और आपकी भी उपलब्धि रहेगी। बिल्कुल सर। सर हमारी टीम को विश्वास है कि आपके साक्षात्कार को देखने के बाद हमारे दर्शकों में जो अगर नशा करता होगा या करने की सोच भी रहा होगा तो वो उससे दूर रहेगा और अपने जो क्षेत्र है उसमें अपना कार्य करते हुए हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की राह पर अग्रसर करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।